प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, स्टडी विद प्रदीप की महत्वपूर्ण पेशकश लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं, जिसका नाम है एग्जाम पॉइंट एनसीईआरटी पॉइंट। एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्जाम पॉइंट में हमने अभी तक आपसे करवा दिया है टोटल बॉटनी के 19 वीडियो हम करवा दिए हैं। जूलॉजी के आपके 10 वीडियो टाइप 10 एग्जाम पॉइंट टाइप हो चुके हैं, उसके वीडियो करवाने बाकी हैं और लगातार यह श्रृंखला आगे बढ़ती जा रही। लेकिन मुझे लगा कि एनसीईआरटी पॉइंट्स को भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मित्र ऐसे हैं उनको लग रहा है कि एनसीईआरटी पॉइंट्स के नाम पे सिर्फ धोखा है, तो उनको बड़ी दिक्कत है। धोखा उनको ये लग रहा है कि हमने आपसे कहा था कि आप हमें एग्जाम पॉइंट्स जो हैं हम आपको 99 रुपीज़ में देंगे। इसके पीछे दो पर्पज़ थे। पहला पर्पज़ ये था कि हमें देखिए, जब आप कोई चीज़ पे करके कोई चीज़ पाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, हमने फ्री में पिछली बार दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका मिसयूज किया और बाद में कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं समझ में आई। जबकि हमने बड़े परिश्रम से इसे लिखा, टाइप करवाया, तो मेरा वर्क करता, तो उस परिश्रम के लिए हमने बहुत मिनिमम कास्ट रखी 99 रुपये। मतलब दो फ्रेंड बैठ करके नाश्ता करें तो इससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, मुझे भरोसा है। ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है तो हम बता दें। केबीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, टीएलटी के लिए, डीएसएसबी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और जीआईसी के लिए। सुपर टेट के लिए हम आपका बैच लेकर के आने वाले हैं, नोट्स के साथ साथ आपकी पूरी क्लास लेकर के आएंगे। तो एग्जाम पॉइंट्स का ये पहला वीडियो है। यदि आपको चाहिए इसके एग्जाम पॉइंट्स को तो ओनली 99 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पेमेंट मेथड के बारे में जान सकते हैं। यह ऑफर आपके अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। जब आप केबीएस का सिलेबस देखे होंगे या आप ऐसी एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे होंगे तो पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, आपको बता दें क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कुछ एनसीईआरटी पॉइंट्स को करेंगे, फिर उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के तुरंत बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे डोमेन वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद इसी वीडियो में आपको मिलेगा जो है असर्शन रीजन सेशन। इतना करेंगे, एक चैप्टर हमारा फिनिश होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लियर है, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड्स। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा कि जीवित संसार के लिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का होना जरूरी है। तो उसमें से हम लेकर के आ रहे हैं बहुत सारे वहाँ पे कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली पॉइंट को, बायोलॉजी से जो स्टार्ट होती है। तो बायोलॉजी की पॉइंट है, सिलेबस की पहली पॉइंट है। तो बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। बायोलॉजी, बायोस में से होता है लाइफ, लोगास में से होता है स्टडी या थ्रू ऑफ द साइंस ऑफ। तो इसे आप थ्रू आउट साइंस आप कह सकते हैं, लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है, या स्टडी भी कह सकते हैं। तो लोगास में से मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं स्टडी पढ़ते पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन आता है ना तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का आता है। तो कई बार ऑप्शन में ऐसा दिया गया है तो आप इसी के साथ जाएंगे तो वो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। इन द स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग बींग्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ द मेक अंडरस्टैंडिंग हाउ लिविंग थिंग्स परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटी। कह रहा है ये ऐसी लाइफ है, इट इज कॉल्ड द लाइफ साइंस, इसे लाइफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। एस इट इज मेक टू द अंडरस्टैंडिंग, यह हमारी समझ को विकसित करते हैं किसमें, लिविंग थिंग्स के परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटी, जिससे उनके लाइफ एक्टिविटी के बारे में हम लोग शेयर कर सकें, समझ सकें। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। बेसिक सी जानकारी है और सभी लोग इस वीडियो को देखने वाले मोस्टली लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट तो हर हाल में हैं, इसलिए इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे भरोसा है। आगे बढ़ जाते हैं। प्योर बायोलॉजी क्या है? इज प्योर बायोलॉजी द कंसर्न विद द गेन बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, वेयर एज द अप्लाइड बायोलॉजी द रिलेटेड टू वेल बींग ऑफ द मैनकाइंड द डायरेक्टली बेनिफिशियल इकोनॉमिकली। कह रहा अगर हम प्योर बायोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल नॉलेज की बात की जाएगी। देखिए, फंडामेंटल नॉलेज की अगर हम बात करें तो प्योर बायोलॉजी, लेकिन अगर हम उसे बेनिफिशियल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो किस बायोलॉजी में चली जाती है, तो वह बायोलॉजी हो जाती है हमारी अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। इसको हाईलाइट करना था, हाईलाइट नहीं किया गया है। तो ये अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत कौन आएंगे, जब हम बेनिफिशियली किसी चीज़ को जानेंगे। और जब हम प्योर बायोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, फंडामेंटल नॉलेज की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं। दिया गया है कि पॉइंट नंबर थर्ड देखिए क्या है, मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आर जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एक्चुअली में हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है, या बेसिकली जब हम किताबें पढ़ते हैं हाई स्कूल, इंटर
या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हमें 2 ही ब्रांच बताई जाती हैं। आप गलत नहीं मानेंगे इसे, चूँकि आप सब जानते हैं कि इसकी 3 ब्रांच हो गई हैं। एक तो जूलॉजी की ब्रांच है, एक बॉटनी की ब्रांच है और एक माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल में आपको इस तरह का डिस्क्रिप्शन करके बताया गया होगा। जब भी आप कोचिंग ट्यूशन कहीं पे पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये बातें बताई गई होंगी। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत आसान है, ये भी पॉइंट आप जानते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। एक ग्रीक फिलासफर थे, फिलासफर मतलब दर्शन शास्त्र की बात होती, फिलासफर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक किसकी है? तो ये है एरिस्टोटल की पुस्तक है, या हिंदी में इन्हीं को हम लोग अरस्तु कहते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी आप सब जानते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस क्या है? ये भी ग्रीक के हैं और ये भी फिलासफर हैं, और ये इनके जो है शिष्य हैं। अरिस्टोटल के क्या है? स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के ये शिष्य हैं कौन? थियोफ्रेस्टस। और इन्होंने क्या लिखा? एक बुक लिखी इन्होंने, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने एनिमेलियम लिखा तो इन्होंने प्लांटेरम लिख दिया। बात वही है, चूंकि उन्हीं के शिष्य हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को जहन में रख करके इन्होंने एक अच्छी सी बुक लिख दी, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीज़ों में कोई डाउट है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी जानकारी है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। काम की चीज़ आपके सामने एक पहली पॉइंट दिख रही है, पॉइंट नंबर 6 पे। मोनोटाइपिक जीन। मोनोटाइपिक जीनस क्या होते हैं? ए जीनस हैविंग ओनली वन स्पीसीज डेट इज होम। जैसे कह रहा है कि कोई ऐसा जीनस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज पाई जाती है, जैसे कि होमोसेपियंस में। तो होमोसेपियंस का जो होम मतलब ये जीनस है होमो, तो होमो होगा, ये होम नहीं होगा, ये गलत हमको लगता है। होमोसेपियंस का जो जीन है होमो, तो वो जीनस क्या है? उसमें एक ही स्पीसीज है सेपियंस। तो जब एक ही स्पीसीज हो, जिसमें एक ही स्पीसीज पाई जाती हो, वन स्पीसीज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोटाइपिक जीनस कहा जाता है। पॉलीटाइपिक जीनस क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या होता है, देखिए, ए जीनस कंटेन मोर देन वन स्पीसीज। अरे यार क्या हुआ, कहाँ कितना गलत कर दिया। मोर देन होगा, डेट नहीं होगा, ये मोर देन है, टी नहीं रहेगा, यन रहेगा। मोर देन वन स्पीसीज डेट इज पैंथेरा सोलेनम। तो पैंथरम आप जानते हैं, पैंथरा टिग्रिस होता है, पैंथरा लियो होता है, पैंथरा पार्डस होता है। आपने एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी तो उसमें लास्ट में दिया गया है, जब आप उसको पढ़ें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो वहाँ पे दिया गया पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस। ठीक है। सोलेनम के बारे में भी दिया गया। सोलेनम को क्या दिया गया? सोलेनम को दिया गया सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम, ठीक है, ट्यूबरोसम, सोलेनम का एक और 3 दिए गए हैं सोलेनम के। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं एक ही जीनस में, ऐसी कैटेगरी के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीटाइपिक जीनस कहा जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे डाउट। ठीक है, आगे चलें, समस्या नहीं है, लाइक कर दीजिए भाई। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। और सिर्फ 99 रुपीज़ में, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 99 रुपीज़ में ये जब तक आपके टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी का पेपर नहीं हो सकता, आप किसी भी समय इसे परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ ना सिर्फ आपको ये मेथड मिल रहे हैं, साथ में हिंदी वाली एग्जाम पॉइंट मिल जाएंगे, इंग्लिश वाली एग्जाम पॉइंट मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ये मिल जाएगा, बूस्टर डोज मिल जाएगा। मटेरियल की कमी नहीं होगा। हाँ, मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं चीज़ों को सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ से आपके क्वेश्चन अगर आए तो आप उन्हें टिक कर सकें, सिलेक्ट कर सकें, आंसर कर सकें। मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैंने भी नोट्स परचेज किया है, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं कभी दिखाऊंगा आपको, मैंने भी नोट्स परचेज किया है। 2100 रुपये का मैंने नोट्स मंगवाया है, मैं नाम नहीं लूँगा संस्था की। और उस नोट्स में ईश्वर की अगर मैं शपथ लेके कहता हूँ तो उस नोट्स में आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ, इंटर लेवल तक का भी मैटर नहीं है। दावा करके हमें दिया गया है कि ये मैटर जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के हैं। मैं कसम खा सकता हूँ कि उसमें इंटर लेवल तक का मटेरियल नहीं है, चूँकि इंटर में पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है। मैंने एक दिन में पूरे नोट्स को एक बार स्कैन कर डाला, एक तरह से कह दीजिए। कहीं मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जो ऐसा लगा कि नहीं स्टैंडर्ड लेवल का, यार 2100 रुपये हमने दिया तो कुछ लगना चाहिए। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बेसिकली मैं बताऊं तो मुझे दिल से बहुत कष्ट हुआ था। और मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ इसलिए रखा था ना कि इसकी कद्र लोग कर सकें। मैंने टाइपिंग का खर्चा मैं उठा लेना था, मुझे खुद उठा लेता मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन अगर इसको भी आप लोग ये सोच करके ले रहे हैं कि यूट्यूबर लूट रहा है, लूटने के लिए किया है, तो कोई मुझे डाउट नहीं भाई, आप मत परचेज करिए। लेकिन अगर आपको लगता है, मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट्स हैं, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर परचेज करिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई डाउट नहीं है, यूट्यूब पे क्लास फ्री है, आप ज़रूर पढ़ते रहिए, देखते रहिए। आगे की दिशा में बढ़ें। कह रहा जॉन रे ए इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस दैट द टर्म स्पीसीज, ये इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने, जॉन रे ने किस टर्म को बताया, तो टर्म स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया था। अच्छा हाँ, डी कैंडला जो थे, कैंडल, डे कैंडल जो थे, इन्होंने क्या दिया था, टेक्सोनॉमिक टर्म दिया था, और इन्होंने कब दिया था, 1813 में। सभी प्रश्न आपको मैं दिखाऊंगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो प्रश्न आपको अभी मिलेंगे, वहीं से उठाए गए सब पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी से सिलेक्ट की गई हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होता है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करते हो तो उसमें स्पेशली लिखा गया है कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बताइए। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेंथम और हुकर, और नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट की करते हैं। आप सबको याद होगा, जो लोग यूपी वाले मित्र हैं समर्थन करें इस बात का कि मैं सही कह रहा हूँ। एंगलर एंड प्लांटेल, प्लांट कहा जाता है, प्लांटेल पढ़ते हैं कहीं कहीं, हम लोग हिंदी में है तो प्लांटेल पढ़ेंगे, नहीं तो यल को लेकर के कंफ्यूजन होगी। इंग्लिश वाले प्लांट कहते हैं तो यल को खा जाते हो, ठीक है। गेव द फर्स्ट फाइलोजेंटिक क्लासिफिकेशन, इन्होंने सबसे पहले किसको दिया था, फाइलोजेंटिक क्लासिफिकेशन को दिया था, किसके, प्लांट के, ठीक। उसके बाद टक्टजन, टक्टजन जो है, तख्तजन कहा, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं तख्तजन कहते हैं। तो तख्तजन जो है एक डिस्कवरी ऑफ टेक्सोनॉमी, डिस्क्राइब टेक्सोनॉमी, इन्होंने टेक्सोनॉमी की व्याख्या की। विदाउट फाइलोजेनी एज द बोन विदाउट फ्लैश, ऐसे इन्होंने डिस्क्राइब किया, कह रहा है कि टेक्सोनॉमी जो है उसी प्रकार से फाइलोजेनी का हिस्सा, जैसे कि बिना हड्डी की मांस, ठीक। टाइप स्पेसिमन, ओरिजिनल स्पेसिमन इज कॉल्ड होलोटाइप, कोई ओरिजिनल स्पेसीज है, ये स्पेसिमन है, तो उसे हम लोग होलोटाइप कहते हैं। डुप्लीकेट होलोटाइप इज टर्म एट द आइसोटाइप, अगर कोई डुप्लीकेट होलोटाइप है तो उसे आइसोटाइप कहते हैं। एडिशनल वन इज द नोन एज द पैराटाइप, अगर उसके साथ एक और जुड़ा हुआ तो उसे क्या कहते हैं, पैराटाइप कहते हैं। व्हेन द ओरिजिनल इज लास्ट, जब ओरिजिनल लास्ट हो जाए, इज रिफर टू एज द नियोटाइप, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियोटाइप कहते हैं। ये इतनी तो आपकी पॉइंट थी एनसीईआरटी पॉइंट से, ये चुराई गई पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके जो हेडिंग दी गई एनसीईआरटी में उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली हेडिंग दी गई व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने इसको लिखा, एनसीईआरटी की ही लाइन है, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग्स अबाउट लाइफ एक्टिविटी। कह रहा जीवन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में जटिल मॉलिक्यूल और अणुओं के या आयनों के कॉम्प्लेक्सन से या परफॉर्म से एक विशेष प्रकार का रासायनिक तत्व बनता है, और उस रासायनिक तत्व से ऊर्जा क्रिएट होती है, और उसी ऊर्जा से जीवन की सभी क्रियाएं चलती हैं, इसी क्रिया को हम लोग जीवन कहते हैं, ठीक। इंग्लिश वाला ही सही है, लाइफ इज द यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच परफॉर्म सर्टेन केमिकल्स रिएक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग्स अबाउट लाइफ एक्टिविटीज। व्हाट इज लाइफ, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवन क्या है, तो आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखिए अब जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि लाइफ के लिए ये जरूरी है, वो जरूरी है, अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम आपको बताएंगे। आप बेसिकली ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको लगा कि पहले तो हमको लगा कि हम लिविंग हैं। मैं एक कहानी बनाता हूँ, उस कहानी को समझिए कि पहले मुझे लगा कि मैं लिविंग हूँ, ठीक। फिर मुझे लगा नहीं, मैं लिविंग नहीं हूँ, मेरे अंदर तो टिश्यू है, आर्गन है, वो भी तो लिविंग है, क्योंकि जब चोट लगती है तो रिपेयर तो होती बॉडी ना। तो मुझे लगा नहीं वो लिविंग है, मैं लिविंग नहीं, उसकी वजह से मैं चल रहा हूँ। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है ये फंक्शनल यूनिट है ये लाइफ की। फिर बताया गया नहीं, सेल तो ठीक है, कई बार तो सेल रहती है लेकिन आदमी मर जाता है, तो कुछ तो अलग है सेल के अलावा। कई बार ऐसा होता है कि सेल तो अवेलेबल है, चूंकि जो रॉबर्ट्स हुक ने जब सेल की डिस्कवरी की तो प्लांट सूखा हुआ था,
तो उन्होंने डेडवुड में की थी। तो इसका मतलब कि डेडवुड में सेल लिविंग कैसे थी? भाई नॉन लिविंग थी, वहाँ पे नॉन लिविंग। तो सब कुछ के बाद एक हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो इतनी कहानी के बाद हमको याद करना है, वो यहाँ पर लिखा गया है कि हक्सले नामक एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने कहा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है एक्चुअली में जीवन का यही आधार है। और उसी प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एज द साइट ऑफ द वाइटल एक्टिविटी। कह रहा किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो वाइटल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? प्रोटोप्लाज्म है। और इस बात को किसने कहा था? हक्सले ने कहा था, और इन्होंने इसको टर्म दिया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? आप बुक उठाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, आप उसे पढ़िए। जैसे पहला है डिफिनिट शेप एंड साइज, कि लिविंग ऑर्गेन्स की एक डिफिनिट शेप और साइज होती है। बाद में बताया गया कि नहीं, इनकी शेप साइज तो डिफिनिट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टोन ऐसे हैं, बहुत सारे टीले ऐसे हैं, बहुत सारे सैंड के टीले पाए जाते हैं, तो वो ऐसे हैं कि जो डिफिनिट शेप साइज में नहीं पाया जाता। ये भी आपका गलत साबित हो जाता है, ठीक है। आप बुक में पढ़ेंगे, सब कुछ दिया गया, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, मुझे भरोसा है। ऑर्गेनाइजेशन, ये बताया गया कि यहाँ पे सेल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। टिश्यू बनता, ऑर्गन सिस्टम बनता, बॉडी बनती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूनिसेलुलर जो ऑर्गन में, वो भी तो इंडिविजुअली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब सेल भी लिविंग है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे ये भी आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि सब चीज़ आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपने इसको तो बहुत बेहतरीन पढ़ना है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका सीडीपी में भी है और यहाँ पे भी, अगर केबीएस की हम बात करें तो सीडीपी में भी है और यहाँ पे भी है, मतलब आपके कोर्स में भी। ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना और मास ऑफ सेल का बढ़ना। देखिए, मैं क्लास 11th के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं या जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ों को कनेक्ट कर पाइए, तेज़ी से कनेक्ट करिए, ठीक है। बच्चे को पढ़ाया जाता तो वहाँ पर हम एक एक चीज़ों को बताते कि ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, मास ऑफ सेल का बढ़ना। हम एक बैलून लाएंगे, बैलून में एयर भरेंगे, एयर बड़ी हो जाएगी, बैलून बड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए ठीक है। और एक्चुअली में टीचिंग के जो क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं ना, इसी तरह के पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह से मत पढ़िए, आप चीज़ों को कनेक्ट करिए, एनसीईआरटी उठाइए, किताब उठाइए, आप खुद पढ़िए, शार्ट नोट्स पे जाइए। लेकिन ये नहीं कि हम आपको पूरी किताब छपवाएं, ये मुझे पसंद नहीं है। फिर भी हम आपको जो बता रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इस चीज़ को कनेक्ट कर चलिए और मेरा समर्थन करिए। इस बात को बताइए कि नहीं, ये चीज़ें सही हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं खुद से किताब पढ़ूँ। टीचर बनना है तो किताब तो उठानी पड़ेगी। तो ग्रोथ का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ सेल का बढ़ना और मास ऑफ सेल का बढ़ना, एक ग्रोथ कहलाता है। डेवलपमेंट क्या होता है? जब कोई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तो बॉडी अपनी ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़ती है, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें लर्निंग आती है, उसमें एप्टीट्यूड आता है, उसमें क्या आते हैं, बहुत सारी मैकेनिक क्रियाएं होंगी, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। आपने डेवलपमेंट सीडीपी में पढ़ा होगा, बहुत बेहतरीन से पढ़ा होगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे बहुत सारी चीज़, बोलना, उठना, बैठना, चलना, घूमना, नाचना, गाना, ये सब उसका डेवलपमेंट है। लेकिन उसके बड़ा होना उसकी ग्रोथ के अंतर्गत आता है, ठीक है। पढ़े होंगे सीडीपी में ना, सीटेट का एग्जाम चल रहा है तो कुछ लोग तो पढ़े ही होंगे। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा बताया गया कि रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपनी कॉपी तैयार करते हैं जिससे बच्चे बनते हैं और उनके जैसी उनकी ऑफस्प्रिंग आती रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके दो मेथड थे, एज सेक्सुअल था और सेक्सुअल था। चलिए, आपको तो जो नॉर्मली वहाँ पे दिया गया है किताबों में कि उसमें बहुत सारे ऐसे, एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बीन हैं, जैसे मेल हनी भी है, ठीक है। तो उन सब में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, या वो रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं बने हैं, वो सिंगल गैमीट से बने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बने। या बहुत सारे ऐसे, जैसे ये है, क्या कहते हैं, खच्चर है, क्या कहते हैं उसको, खच्चर को इंग्लिश में, तो वो जो है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक, स्टेराइल पाए जाते हैं। मैं उसको छोड़ करके एक नया एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। कांपी तो बनना, हमने तो यही कहा कि उसके जैसी कांपी बनती है, तो वायरस में भी बनती है। वायरस में सेल भी नहीं पाई जाती, तो वायरस को हम लिविंग मान सकते हैं क्या? जब वो कापी बनाता तो उसे लिविंग कह देते हैं, और जब कापी नहीं बनाता नॉन लिविंग कह देते हैं। यानी वायरस कैसा कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का, ये सब आप जानते होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका कौन है? मेटाबॉलिज्म है, चूंकि इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की बात करते हैं। एनाबॉलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव, ठीक है,
मेटाबॉलिज्म इन विच द एनर्जी रिलीज्ड बाय द डिग्रेडेटिव रिएक्शन इज ड्यू टू द सिंथेटिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म आइए, ये डिस्ट्रक्टिव है और इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन विच इज द न्यूट्रिएंट एक्टिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। यहाँ एनर्जी निकलती है, यहाँ एनर्जी का सिंथेसिस होती है, यानी एनाबॉलिज्म में एनर्जी बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और जो कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे ऊर्जा का नुकसान होता है। ठीक, यहाँ एनर्जी टूटती है, यहाँ एनर्जी बनती है। पहला हो गया एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है? ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के दौरान द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। जबकि कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? इज कंसर्न्ड विद द बायोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, स्टोरेज एंड ग्रोथ। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कंसर्न विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी, वाइटल एक्टिविटी, और ये शरीर की वाइटल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं जो एनर्जी निकलती हैं। होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस मतलब होता है साम्य अवस्था को बनाए रखना, यानी गर्मी के दिनों में पसीने का निकलना, ठंडी के दिनों में पानी को कम एब्जॉर्ब करना, या यूरिन का, ये बॉडी में जो होम्योस्टेटिस होती है, साम्य अवस्था को बनाए रखने को क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट आपका फिर यहाँ पे एक आ गया जिसका आपको दिया जाएगा कॉन्शियसनेस, चेतना का पाया जाना। रिस्पॉन्ड एंड इरिटेबिलिटी, यानी आपके अंदर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये कॉन्शियसनेस का पाया जाना, या कॉन्शियसनेस आपके प्लांट में भी पाया जाता है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसने कहा था कि पौधे में चेतना होती है, यानी प्लांट्स है कॉन्शियस, और ये बात किसकी है? तो आपका क्वेश्चन मार्क है, डॉट है, आप आंसर करके मुझे बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का। हीलिंग और रिपेयर, कह रहा कि इस सेल के बॉडी को हील करते हैं या रिपेयर करते हैं, तो ये भी आपका सही। एक्सक्रीशन सही। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब क्या होता है? अनुकूलन, जो हम कुछ चीज़ों के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी जैसा देश वैसा भेष, अपनी बॉडी में जो एडेप्टेशन आता है उसी को अनुकूलन कहते हैं। एडेप्टेशन टू टाइप के हो जाते हैं, एक को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन और दूसरे को कहते हैं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। चलिए शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन की बात करते हैं। दे अपीयर्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ये कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अपीयर होते हैं। टू ओवरकम सम स्पेसिफाइड स्ट्रेस और इट रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर सीजन, एक विशेष सीजन में दिखाई पड़ते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें, दीज एडेप्टेशन और लाइफ लॉन्ग, ये पूरे जीवन चलते हैं, रिमेन प्रेजेंट इन द ऑल टाइम, और हर समय पाए जाते हैं। दे डेवलप टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस ऑफ द सीजन और डिसअपियर टू सून एज द स्ट्रेस पीरियड ऑफ द ओवर, और कह जैसे स्ट्रेस पीरियड ओवर होगा ये फिर अपने रिमेनिंग कंडीशन में रिटर्न आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे दे डेवलप टू द रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर टू सर्वाइव। यह डार्विन की उस थ्योरी का नियम का पालन करता है कि अगर हम एडेप्टेड नहीं होंगे तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हम मारे जाएंगे। शॉर्ट टर्म में आइए, दे आइदर आर एक्वायर्ड, ये हो सकता है कि इनहेरिटेड हो या तो एक्वायर्ड हो। हैव लिटिल रोल ऑफ द एवोल्यूशन, इसका बहुत कम महत्व होता है किसमें? एवोल्यूशन में। जबकि दे आर ऑलवेज हेरिटेबल, यह हेरिटेबल होता है, यानी बच्चों में जाता है और मेजर रोल करता है किसमें? एवोल्यूशन के लिए। तो इस चीज़ में डाउट नहीं होगी। एवोल्यूशन क्या होता है? सडन ग्रेजुअल चेंज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट ए न्यू स्पीसीएशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। एवोल्यूशन जब किसी जीव का नया वर्जन जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। और वह वर्जन कैसे बनता है कि बहुत सारे समय में वो धीरे धीरे अपडेट होते होते नया वर्जन बन जाता है, उससे हम लोग क्या कहते थे? एवोल्यूशन कहते हैं। डेथ, ये परमानेंट बैक टू पवेलियन वाली स्थिति होती है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? डेथ कह देते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सिस्टमैटिक्स, पहली स्पेलिंग गलत, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में एक सिंगल एम होगा। सिस्टमैटिक्स ग्रीक वर्ड है, सिस्टमा मतलब ऑर्डर और सीक्वेंस। इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अटेम्प्ट आफ्टर रिकॉग्नाइज describe name arrangement of the diverse unlike to the form of structure according to an organized plan based of the unique feature is the species and group। बायोसिस्टमैटिक्स एक टर्म है, बायोसिस्टमैटिक्स से इंपॉर्टेंट। बायोसिस्टमैटिक्स इज द अनदर फील्ड ऑफ द सिस्टमैटिक, इट डील्स विद द वेरिएशन विद इन द
स्पीसीज एंड इट्स जनरल इवोल्यूशन। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड फॉलोइंग फोर फील्ड्स। आइडेंटिफिकेशन यानी पहले जीवों को आप पहचानिए। क्लासिफिकेशन उनका आप वर्गीकरण करिए। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर आपको मैं अभी बता रहा हूँ, टेक्सोनॉमी, और उसके बाद उनका ग्रुप बनाइए। नॉमेनक्लेचर दो हैं आपका, एक होता है जनरल नॉमेनक्लेचर, एक होता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। जनरल नॉमेनक्लेचर की बात ही नहीं करना चूंकि हम लोग बायोलॉजी वाले हैं, हम लोगों को साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात करनी है। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को हम लोग कहते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे टॉपिक मेंशन नहीं हो पाई। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है? लीनियस ने दिया था, कार्ल वान लीनियस या कैरोलस लीनियस कहा जाता है। उन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था और उन्होंने क्या बताया था? सिस्टमा नेचुरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। वो चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं हो पाई हैं, ठीक है, वो मिस हो गया किसी तरह से, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइए। सिस्टमा नेचुरी नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है आपके दो नाम से लिखे जाते हैं। एक नाम उसके जीनस का नाम होता है, एक नाम उसके स्पीसीज का नाम होता है। जो जीनस का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जीनस के नाम की अगर हम बात करें तो जो जीनस का नाम या स्पीसीज का नाम होता है इसे लैटिनाइज वर्ड में लिखा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है किसकी? बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में अगर किसी देश कंट्री का नाम आता है तो उसे हम लोग इसमें अगर स्पीसीज में आता है तो उसे स्मॉल से लिखते हैं, अगर स्पीसीज में नहीं आता है, मान लो जीनस में आता है, तो उसे कैपिटल से लिखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका का। मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका चूंकि इंडिया का नाम आ रहा है लेकिन हम स्मॉल आई से ही उसे इंडिकेट करेंगे। कई बार एनिमल के या प्लांट्स के नाम लिखने के बाद उसके आगे आपने देखा होगा लिन लिखा रहता है, इसका मतलब होता है लीनियस। और ये साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवरी किया था, इसका नाम लिखा था। तो ये थे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ नियम, कानून, तौर तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपको पता है, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग जो बेसिक चर्चा कर रहे हैं तो वो बेसिक चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ordering of the organism, bacteria, protista, fungi, plant, animalia is the hereditary series of the group of the basic morphological, evolutionary and relationship। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दी गई हैं, जैसे कि आप डोमेन हो गया, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। ठीक, तो ये 7 होते हैं। तो यहाँ से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये 7 हैं। आपको इन सातों के नाम याद रखना है। सबसे नीचे जो है कौन है? स्पीसीज है, और सबसे ऊपर कौन है? किंगडम है। तो ये आप याद रखिएगा, एक काम की चीजें हैं। कुछ यहाँ पे सिफिक्स दिए गए हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमने रखा है सिफिक्स का। तो सिफिक्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे किंगडम के लिए बायोन्टा यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे किंगडम एनिमेलिया, और एनिमल के लिए एनिमेलिया यूज कर लेंगे। फाइलम और डिवीजन ये दोनों एक हैं। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो फाइलम लिखते हैं, प्लांट की बात करते हैं तो डिवीजन लिखते हैं। इसे फाइटा यूज करते हैं, प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। क्लास में ओप्सिडा लिखा जाता है, ऑर्डर में एलिस लिखते हैं, किस में? प्लांट में। फैमिली में एसी लिखा जाता है, और जीनस में एसनी लिखा जाता है, ठीक है, और जीनस में नहीं लिखा जाता है, और स्पीसीज में कुछ नहीं लिखा जाता है। आगे आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेशन की तरफ, जिसके लिए पूरा वीडियो बना, और वो है QA सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर से है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमने आपसे कहा कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इन्होंने बताया था कैसे कैसे नाम लिखना, हमने अभी ऊपर चर्चा की। कह रहा है कि वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, गलत है। वो उसके बाद टू नेम आर लैटिनाइज्ड देयर आर द पर्सन, नहीं, ये भी गलत है। टू नेम आर द साइंटिफिक, गलत। यहाँ पे दिया गया सही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, और जिसमें कह रहा वन नेम कंप्राइजेज बाय जेनरिक नेम, जो उसके जीनस को इंडिकेट करता है, जो कि कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्पीसीज को इंडिकेट करता है, ये स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट होता है। अगर हम इन्हें रिटन में लिखते हैं तो जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करते हैं, चूँकि ये लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं, लैटिनाइज। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? तो आप कहेंगे इवोल्यूशनरी डिसेंट पे बेस्ड होता है, और कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे, कहाँ से इनकी इवोल्यूशन हुई है उसको बेसिस मान करके इसे हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं।
टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, देखिए मैंने आपको ऊपर एक प्रश्न बताया था, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लैश। कह रहा टेक्सोनॉमी बिना फाइलोजेनी की उसी प्रकार से कि जैसे बिना हड्डी की मांस। तो इसे हम किसने कहा था आपको बताना है, मैंने ऊपर इसका चर्चा की थी। तो किसने कहा था, बेंथम एंड हुकर ने। किसने कहा था, देखिए मैंने ऊपर इस बात की चर्चा की थी और सेम प्रश्न आपके किसी एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न नीचे रखा गया है यहाँ पे, बेंथम एंड हुकर। कहाँ चला गया भाई, ए टक्तजन ने कहा था। किसने कहा था, तख्तजन ने कहा था, डिस्क्राइब टेक्सोनॉमी विदाउट द। ये हमने यहाँ पर आंसर गलत लगा दिया क्या भाई, इन्होंने तख्तजन ने कहा था भाई इसको। तो ये आपका आंसर गलत है, ये बेंथम होकर नहीं होगा, ये गलत आंसर लगा है। ये आंसर आपका सही लगेगा, ये तख्तजन, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे एक गलत आंसर लग गया है, आंसर आपका स्टार पे लगा हुआ है, तो आपका ए वाला आंसर सही है। आपको तो मान लीजिए यही पीडीएफ जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ए आपका गलत है, ठीक है। अभी इस पीडीएफ में मिट नहीं सकता, आपको जाएगा, अगर आप देख रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद द स्पेसिमेन यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर्स इज, तो क्या कहते हैं उसे, होलोटाइप कहा जाता है। कह रहा है ओरिजिनल पब्लिकेशन की अगर बात करेंगे तो होलोटाइप है, और चारों के बारे में बताया गया था। यहाँ देखिए ओरिजिनल, यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आप देखिए अगर हम स्पेसिमेन के ओरिजिनल की बात करते हैं तो होलोटाइप कहते हैं, डुप्लीकेट की बात करते हैं तो आइसोटाइप कहते हैं, एडिशनल की बात करते हैं तो पैराटाइप करते हैं, और अगर लास्ट की बात करते हैं तो नियोटाइप कहा जाता है। आपने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो होलोटाइप की बात हो गई। होलोटाइप के बाद यहाँ पाइए, टू आर मोर स्पीसीज, दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज अगर हैं ऑक्युपाई इन द सेम ओवरलैपिंग एरिया, एक ही ओवरलैपिंग एरिया में पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपैट्रिक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, बी। उसके बाद फ्लोरल फीचर्स आर जनरली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, बी काज। तो आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट ज़्यादा कंजर्वेटिव। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी है, तो कैटेगरी सभी हैं यहाँ पे, जीनस ऑर्डर ये सब कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। फेनेटिक क्लास, फाइलोजेनेटिक होगा ये, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द, तो आप कहेंगे किस पे बेस्ड होता है, तो ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर की श्रेणी में आ जाता है। द साइंस ऑफ एजिंग इज रिफर्ड टू एस, कह रहा है एजिंग को रिप्रेजेंट करने वाली साइंस को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। आप हमको बताइए कि डेवलपमेंट बायो आंटोलॉजी, आंटोजेनी किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है नन ऑफ दी, जिसमें से दोनों में से कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है। टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belonging to the same species if they, two plants can be conclusively said to belong to the same species if they, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद द ईच अदर्स फ्रॉम द ईच सीड, ठीक। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो पेरियार में एलिफेंट पाया जाता है, सही है। रेन ऑफ द कच्छ या कच्छ में, तो रन ऑफ द कच्छ, रन ऑफ कच्छ में क्या पाया, वाइल्ड एस पाया जाता है, सही है, कच्छ के रन में, ठीक है। डचीग्राम नेशनल पार्क में नहीं, डचीग्राम में तो ये नहीं पाया जाएगा, डचीग्राम में तो यही नहीं पाया जाता, मतलब सही आंसर तो यही है। और बंगाल टाइगर अपनी जगह सही है। ये तीनों सही मैच किए हैं और ये गलत मैच किया है। तो आपको बताना है कि डचीग्राम में मुझे लगता है कि आपका राइनोसेरस पाया जाता है। डचीग्राम कहाँ पे है, असम में ना, डचीग्राम में राइनोसेरस शायद पाया जाता है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हेरेडिटी ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द डिसेंट ऑर्डर, तो आपको बताना है हेरेडिटी कैटेगरी के हिसाब से। तो आपका कौन आएगा सबसे पहले आएगा किंगडम, उसके बाद आएगा आपका फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सब आएंगे, तो सही होगा। अच्छा, यहाँ पे फाइलम जगह पे डिवीजन दे दिया, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और इसके पहले भी आपका होता है किंगडम, ठीक है।
चलिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज गिवन बाय, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था? एंगलर और प्रंट ने दिया था या प्रांटल ने दिया था। सिस्टमैटिक नेचुरा इज द रिटन बाय, सिस्टमैटिक नेचुरा थ्योरी किसकी है? तो सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक का नाम है, सिस्टमा नेचुरी, वो पुस्तक का नाम है कार्ल वॉन लिनियस या कैरोलस लिनियस की। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इशूड बाय, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले किस में दिया गया था? तो सिस्टमा नेचुरी में। और बुक के राइटर कौन है? कैरोलस लिनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हेरेडिटरी ऑर्डर ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का करेक्ट ऑर्डर कौन होगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज याद रख लीजिएगा, ये याद होना चाहिए आपको। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्पीसीज में बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? तो आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ द सोयाबीन इज, सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या होगा? तो आप कहेंगे ग्लाइसिन मैक्स होता है। ओराइजा सेटाइबा इज द बायोनॉमियल नेम ऑफ द राइस प्लांट। द सेटाइबा स्टैंड फॉर, सेटाइबा किसके लिए है? तो स्पीसीज के लिए होता है, स्पेसिफिक एपिथेट है। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश इन इंडिया? पहला नेशनल पार्क इंडिया में कब कौन सा स्टेब्लिश हुआ था? तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश हुआ था, हालांकि अब उत्तराखंड में है। लिस्ट अब चूंकि कारण क्या है कि कब बना था? 1956 में, 1956 में नहीं, अंग्रेज थे उस समय जब बनाया गया था, तो अंग्रेज थे जब बना था जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जब बना था तो मतलब उस समय अंग्रेजों का शासन था, हिमांचली 1936 में बना था, ठीक है। और उस समय इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, ऐसे कुछ करके नाम था। अब इस एक कहाँ चला गया? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में क्यों गया? चूंकि 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड में चला गया। चले आगे। लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज कहाँ पे रखे जाते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज रेड डाटा सूची, इन सबको कौन बनाता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसी के पास जो है रेड डाटा सूची और इंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची इसी के पास होती है। टेक्सोनॉमिक हियरार्ची रिफर्स टू, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची किसको रिफर करती है? तो आप कहेंगे स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। द फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन, क्यू कहाँ पे लोकेट है? तो आप कहेंगे क्यू जो लोकेट है वो लोकेट है इंग्लैंड में। कहाँ पे लोकेट है? इंग्लैंड में लोकेट है। और उसके बाद जो है आपका एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज, किसी भी रैंक के टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा होगा? तो आप कहेंगे टेक्सान होगा। कौन सा सही होगा? टेक्सान आपका सही आंसर हो जाता है। द लार्जेस्ट हर्बेरियम इज इंडिया इज लोकेटेड इन, लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड था? तो आप कहेंगे इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा। हावड़ा का है कलकत्ता में, कोलकाता में, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ द इंटरकनेक्टेड जनरा इज ए कॉल्ड, इंटरकनेक्टेड जनरा के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो ऊपर की श्रेणी में बढ़ते जाइए तो क्या कहा जाएगा? उसे फैमिली कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर द यूनिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन इज इन प्लांट इंडिकेट्स इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। फैमिली के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो एसनी का यूज किया जाता है। मैंने आपको उस समय भी बताया था जब आपको मैं सफिक्स बता रहा था। द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, टर्म सिस्टमैटिक्स किसके लिए रिफर्स होता है? तो आप कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। जीनस रिप्रेजेंट, जीनस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे जीनस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज प्लांट एंड एनिमल, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है कौन? जीनस। ए टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड इक्विवेलेंट टू गिव हेरेडिटरी लेवल इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है? तो आप कहते हैं फाइलम के इक्वल कौन होता है? प्लांट में डिवीजन होता है। फाइलम एनिमल में कहा जाता है, प्लांट में डिवीजन कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क क्या करते हैं? तो उन्हें कहा जाता है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, इनके कलेक्शन का कार्य करते हैं। टेक्सोनॉमिक की आप इज सम वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो आप कहेंगे बोथ मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द
डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहा कौन सा ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप कहेंगे कॉन्शियसनेस का पाया जाना या रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्राफ्टिंग विथ वाटर करेंट्स आर, तो इसे क्या कहा जाता है, प्लैंकटन। इसे क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहा जाता है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहेंगे लीनियस के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। टेक्सा डिफर्स फ्रॉम टेक्सान ड्यू टू दे विंग टू द प्लूरा ऑफ टेक्सान, किस पे डिफेंस है, प्लूरा ऑफ टेक्सान के बिहाफ पे भी डिफर है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लेडिटिस्ट कहते हैं या क्लेडिस्टिक कहा जाता है। और इन फिश कैटला कटला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विथ द जेनरिक नेम, दस इट इज एग्जाम्पल ऑफ द टोटोनिम। क्या कहते हैं, जब जो है क्या कहा जाता है, जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम कॉमन होते हैं तो उसे टोटोनिम कहा जाता है। द बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन्स ऑफ 19th सेंचुरी, ये आपके बुक जब स्टार्ट होती है तो वहीं पर दिया गया है, अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका टिक नहीं लगाया है। मुझे उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़े होंगे। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोरी ऑफ द रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर। कह रहा कौन ऐसा है जो इसका अपवाद है, किसका अपवाद है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, तो कंट्रोरी कौन है, तो इसको बताना है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट बाय द जीनस नेम, सही है। एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक, ये भी सही है आपका। द नेम ऑफ द रिटन इज द लैटिन एंड इटैलाइज्ड, ये भी सही है। और द रिटन बाय द हैंड अंडरलाइन, ये भी सही है आपका। बायोलॉजिकल नेम इज द रिटन बाय द एनी लैंग्वेज, तो ये गलत है, जब भी लिखा जाएगा लैटिन लैंग्वेज में या लैटिन में लिखा जाता है। द लेबल ऑफ द हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, कह रहा है हर्बेरियम सीड पे किस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चूंकि आपके बुक में हर्बेरियम है तो आप इसका आंसर अवश्य करेंगे। चलिए क्वेश्चन ये असर्शन रीजन में आते हैं और असर्शन रीजन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, ईच असर्शन ए एंड रीजन आर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन मार्क टू द, अच्छा यहाँ पर दिया गया है। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू, अगर दोनों सही हैं और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है तो आपका ऑप्शन ए होगा। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं बट आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं, तब आपका ए बी सही होगा। इफ ए इज ट्रू, ए सत्य है और आर असत्य है, तब आप ऑप्शन नंबर सी होगा। और जब दोनों असत्य हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। असर्शन क्या है, सिस्टमैटिक्स इज एन द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कह रहा सिस्टमैटिक एक ब्रांच है, इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, ये बात तो सही है। सिस्टमैटिक्स नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डिवाइड देम इनटू द ग्रुप ऑफ द सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स मेक देयर स्टडी इजी, ते भी बात सही। सिस्टमैटिक किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसके लिए बनाए गए नियम के हिसाब से उसको सेट कर देता है, जिससे उसकी स्टडी आसान हो जाती है। चूँकि दोनों सही हैं और ए बात भी सही है, ए भी बात सही है और ए इस बात को पूरा कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए सही होगा कि दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ए मेंबर ऑफ द स्पीसीज ब्रीड ओनली विथ अदर ऑफ द सेम स्पीसीज, कह रहा है कि जब कोई स्पीसीज अपने ही जात की दूसरी स्पीसीज से ब्रीडिंग करता है, ठीक, अच्छी बात है, सही है। फिर कह रहा है इन सम केसेस, कुछ केस में मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में आल्सो ब्रीड प्रोड्यूसिंग स्टेराइल और फर्टाइल ऑस्पिन, ये भी बात सही है, लेकिन इस दोनों बात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन ताल्लुक ना होने से आप ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। जैसे खच्चर का बनना दो अलग अलग स्पीसीज से बनते हैं, हार्स से और डंकी से, लेकिन वह स्टेराइल होता है, वह नेचुरली बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। खच्चर को हम क्या कहते हैं, शुरू से याद नहीं आ रहा, खच्चर को क्या कहा जाता है, तो बताइए कमेंट करके खच्चर को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में। आगे चलें। स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन, स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट इन क्लासिफिकेशन, ठीक।
स्पीसीज डू नॉट चेंज विथ टाइम, स्पीसीज टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन है, डी गलत, मतलब दोनों गलत हैं। तो डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। लीनियस इज रिगार्डेड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक। ही गेव द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन विद द फ्यू कंडीशन, सही है। तो ये दोनों बात सही, लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ये बात सही, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए कंजर्वेटिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर यूजफुल इन द क्लासिफिकेशन, दीज कैरेक्टर्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एवोल्यूशन, देयर फॉर द सिमिलरिटी सो द रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। और लीनियस इंसिस्टेड दैट ऑफ द साइंटिफिक नेम शुड बी लैटिनाइज, दे आर द ब्यूटी ऑफ द नेम। तो ये आपका ए सही है और आर गलत है। उसके बाद सेवेंथ पाते हैं, दीज आर नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑफ द टेक्सान एंड कैटेगरीज, एप्स ऑफ द टेक्सान एंड इंक्लूड्स द कैटेगरी। तो ये आपका दोनों गलत हैं। और इस प्रकार से आपका दो बचा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर होता है फिनिश, चूँकि आपका 45 मिनट हो गया है, तो उससे ऊपर आपकी टाइम नहीं जाएगी। कैसी लगी क्लास, कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।